हेलो प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं आज की दिलचस्प कहानी की तरफ। आज की कहानी एक बादशाह और हकीम दुब्बा की कहानी है। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक देश का बादशाह था। उस बादशाह को एक बहुत ही भयानक रोग हुआ। वो कुष्ठ रोग था। उसके रोग का इलाज बहुत सारे नीम हकीमों ने किया, लेकिन बादशाह को कोई भी फर्क न पड़ा। उसने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन उसकी सेहत ठीक नहीं हुई। इतने में हकीम दुब्बा ने सुना कि बादशाह का रोग नहीं हट रहा। वो अपने देश से चलकर उस बादशाह के देश में आया और आकर उनके मंत्रियों से मिला और कहने लगा कि मुझे बादशाह से मिलना है। और जब वो बादशाह से मिला तो कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं आपके इस रोग का इलाज कर सकता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि अगर तुम मेरे इस रोग का इलाज करोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी झोली हीरे मोतियों से भर दूंगा। तो उस हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं कल को अपना जो इलाज है वो आरंभ करूंगा। तो बादशाह कहने लगा कि ठीक है। तो दूसरे ही दिन हकीम दुब्बा ने जड़ी बूटियां लेकर उनमें से एक बॉल तैयार किया और एक लकड़ी का बल्ला तैयार किया और बादशाह को कहने लगा कि बादशाह सलामत, आप क्या करें कि ये जो बल्ला और ये बॉल है, ये जो बॉल है ये जड़ी बूटियों से बना हुआ है। तो बॉल और बल्ला आप किसी मैदान में जाकर खेलें। जब खेलते खेलते आपके शरीर को पसीना आएगा तो इस बॉल के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं उनका इस बॉल के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं उनके जो गुण हैं वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद आप गर्म पानी से स्नान करना और उसके बाद मेरे दिए हुए तेलों की मालिश आपको की जाएगी और उसके पश्चात आप सो जाना। जब आप सो जाओगे तो जब सुबह उठोगे तो आपने शरीर को निरोग पाओगे। बादशाह ये सुनकर घोड़े पर बैठा और अपने दरबारियों के साथ चौगान खेलने लगा। वह एक तरफ से उनकी और बल्ले से गेंद फेंकता था और वो दूसरी तरफ से उसकी तरफ गेंद फेंकते थे। कई घंटे तक इसी प्रकार खेल होता रहा। गर्मी के कारण बादशाह के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा। हकीम की दी हुई गेंद और बल्ले की औषधियाँ उसके शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके बाद बादशाह ने गर्म पानी से अच्छी तरह मल मल कर स्नान किया। उसके बाद तेलों की मालिश और दूसरी सारी बातें जो भी वैद्य जी ने बताई थी वो की गई। सोने के बाद दूसरे दिन बादशाह उठा तो उसने अपने शरीर को ऐसा निरोग पाया जैसे कि कभी उसको कुष्ठ का रोग था ही नहीं। बादशाह को इस चमत्कारिक चिकित्सा से बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो हंसी खुशी उत्तम वस्त्र पहनकर दरबार में आ बैठा। दरबारी लोग मौजूद थे और कुछ ही देर में हकीम दुब्बा भी वहां पर आया। उसने देखा कि बादशाह का अंग अंग कुंदन की तरह दमक रहा है। अपनी चिकित्सा की सफलता पर उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और समीप आकर दरबार की रीति के अनुसार सिंहासन पर बैठ गया। बादशाह ने हकीम को बुलाकर अपने बगल में बिठाया और दरबार के लोगों के सन्मुख हकीम की अतिरिक्त प्रशंसा की। बादशाह ने अपनी कृपा से उस पर और भी दृष्टि डाली और उसे अपने ही साथ भोजन करवाया। सायंकाल दरबार समाप्त होने पर जब मुसाहिब और दरबारी विदा हो गए तो उसने एक बहुत ही कीमती खिल्लत और 60,000 रुपये हकीम को इनाम दिया। तो उसके बाद भी वह दिन प्रतिदिन हकीम की प्रतिष्ठा बढ़ाता ही जा रहा था। वह सोचता था कि हकीम ने जितना उपकार मुझ पर किया है उसे देखते हुए मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसलिए वह प्रतिदिन कुछ न कुछ इनाम इकराम देने लगा। बादशाह का मंत्री हकीम की इस प्रतिष्ठा और उस पर बादशाह की ऐसी अनुकंपा देखकर जल उठा। वह कई दिन तक सोचता रहा कि हकीम को बादशाह की निगाहों में कैसे गिराऊं। एक दिन एकांत में उसने बादशाह से निवेदन किया कि बादशाह सलामत, आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बादशाह ने अनुमति दे दी तो मंत्री ने कहा कि आप उस हकीम को इतनी मान प्रतिष्ठा जो दे रहे हो ये बात ठीक नहीं है। दरबार के अन्य लोग और मसाहिब भी इस बात को गलत समझ रहे हैं। एक विदेशी को जिसके बारे में ये किसी को कुछ पता नहीं है इतना मान सम्मान देना और विश्वास पात्र बनाना अनुचित नहीं है। वास्तविकता ये है कि हकीम दुब्बा महादूत्र है। वह आपके शत्रुओं का भेजा हुआ एक दूत है, चाहे वह छल के द्वारा आपको मार ही डाले। बादशाह ने जवाब दिया कि मंत्री जी तुम्हें हो क्या गया है,
जो ऐसी तुम निर्मूल बातें कर रहे हो और हकीम को दोषी ठहरा रहे हो। मंत्री ने कहा, सरकार मैं बगैर सोचे समझे ये बात नहीं कह रहा। मैंने अच्छी तरह से पता लगा लिया है कि ये मनुष्य विश्वसनीय नहीं है। मैं फिर जोर देकर निवेदन करता हूँ कि दुब्बा अपने देश से वही इरादा लेकर आया है और थार के शाल से आपकी हत्या करना चाहता है। बादशाह ने कहा कि मंत्री, हकीम दुब्बा हरगिज भी ऐसा आदमी नहीं है जैसा तुम कहते हो। तुमने स्वयं ही देखा है कि मेरा रोग किसी और हकीम से ठीक ना हो रहा था और दुब्बा ने उसे एक दिन में ठीक कर दिया। ऐसी चिकित्सा को चमत्कार के अलावा क्या कहा जा सकता है। अगर मैं मुझे मारना चाहता तो ऐसे कठिन रोग से मुझे छुटकारा ही क्यों दिलवाता। उसके बारे में ऐसे विचार रखना बड़ी ही नीचता है। मैं अब उसका वेतन 3000 रुपये मासिक करने वाला हूँ। विद्वानों का कहना है कि सप्तपुरुष वही होते हैं जो कि अपने साथ किए गए किंचक मात्र उपकार को भी आजीवन न भूलें। उसने तो मेरा इतना उपकार किया है कि अगर मैं उसे थोड़ा इनाम और सम्मान दे दिया है तो तुम उससे जलने लगे हो। तुम ये ना समझो कि तुम्हारी निंदा के कारण मैं उसका उपकार करना छोड़ दूंगा। ये समय मुझे वह कहानी याद आ रही है जिसमें बादशाह सिंदबाद के वजीर ने शहजादे को प्राण दंड देने से रोका था और मंत्री ने कहा कि वह कहानी क्या है बादशाह सलामत, मैं भी जरा उससे सुनना चाहता हूँ। तो अब बादशाह उस मंत्री को अपनी वो कहानी सुना रहा है जो कि सिंदबाद की कहानी है। बादशाह ने कहा कि सिंदबाद की जो सास थी वो किसी कारण सिंदबाद के बेटे से नाराज थी। उसने छलपूर्वक शहजादे पर ऐसा भयंकर अभियोग लगाया कि बादशाह ने शहजादे को प्राण दंड देने का आदेश दे दिया। सिंदबाद के वजीर ने उससे निवेदन किया कि महाराज, इस आदेश को जल्दी से ना लें। जल्दी का काम शैतान का है। सभी धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है कि किसी भी काम को बगैर समझे बूझे करना उचित नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका उस बड़े आदमी जैसा हाल हो जिसने जल्दबाजी में अपने विश्वास पात्र तोते को मार दिया था, बाद में हमेशा पछताता रहा। बादशाह के कहने से वजीर ने पद्दर पुरुष और उस तोते की कहानी इस तरह सुनाई। अब बादशाह सिंदबाद को उस पद्दर पुरुष की और तोते की कहानी सुना रहा है। ये कहानी का मोड़ यहाँ पर तीसरी बार बदल चुका है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कल को मैं इस कहानी को यहीं से शुरू करूँगा और तब तक आप सब मेरे साथ बने रहिए। अगर पिछली कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।